मैं डॉक्टर CD शर्मा गोहाना का शल्य चिकित्सक हूँ। मैं गोहाना मुद्रिका प्लस के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आज मैं इस कोरोना महामारी के दौरान इस व्याधि से बचाव के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उसके बारे में बात रखूँगा। प्रत्येक जीव को कुदरत ने, प्रकृति ने ये क्षमता प्रदान की है कि वो अपने और पराये का अंतर कर सके। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो उसका अपना अंश है, अपने कण हैं, उनको बचाए रखे। और जो कण, वो चाहे सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया या वायरस हो या धूल, धुआं, अन्य कोई नुकसानदायक कण हो, ऐसे कण अगर उसके शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको वो नष्ट कर दे। विषाणु, वायरस भी ऐसे ही कण हैं। ये हमारे शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न कर देते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। SARS-2 भी ऐसा ही एक वायरस है। अब इन वायरसेस के ऊपर किसी एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता। एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं उनका भी सीमित प्रभाव ही होता है। ये वायरसेस की जो कॉपियां शरीर में बनती हैं उनकी संख्या तो कम करती हैं, पर इन वायरसों को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में क्या हो? तो ऐसे वायरसेस से जनित रोगों से बचाव करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, इन्फेक्शन और इंजेक्शन। या तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज, प्रतिकण बनाता है और ये एंटीबॉडीज उस वायरस को ब्लॉक कर देते हैं और अन्य कोशिकाएं फिर उसको नष्ट कर देती हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद हमारे शरीर में होती है। 80-85% केसों में बहुत मामूली लक्षण होते हैं या लक्षण नहीं होते और कुछ एक केस गंभीर हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका जो है, जो इंसान ने इजाद किया है कि ऐसी बीमारी शरीर में पनपे ही ना, तो उस रोकथाम के लिए वायरस के खिलाफ टीका बनाया है और इस टीके को वैक्सीन कहते हैं। इस वैक्सीन के द्वारा शरीर के अंदर सैकड़ों करोड़, 1 अरब तक ऐसे विषाणुओं को प्रवेश किया जाता है जो बहुत क्षीण, कम कर दिए गए हों या जिनको मार दिया गया हो और वह शरीर में रोग पैदा ना कर सकें, या फिर विषाणु का एक अंश शरीर में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यह विशेष बात यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे बाह्य तत्वों को, ऐसे विषाणुओं को, उनकी आकृति को पहचानता है। उनकी रोग करने के अंदर उनकी क्षमता, उनके विषैलेपन को नहीं, बल्कि उनके आकार को पहचानता है। उनके शरीर के ऊपर जो प्रोटीन कण होते हैं, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं, उनको पहचान करके ब्लॉक करता है। इसी का आधार पर वैज्ञानिकों ने इन विषाणुओं को हानि रहित बना करके शरीर में पहुंचाकर और विषाणुओं की रोग करने की क्षमता को नष्ट करने का एक जरिया निकाला है। तो टीके के द्वारा ऐसे विषाणु शरीर में प्रवेश करवा दिए जाते हैं। अब कितने टीके लगाएं, प्रश्न ये उठता है। तो अधिकांश जो आजकल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं या जो भारत में लगाए जा रहे हैं, वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, या अभी जो स्पुतनिक 5 लगाने की अनुमति मिली है, इन सब की 2 डोजेज दी जाती हैं। और इन डोजेज का आमतौर पर जो अंतराल है, इनके बीच में जो इंटरवल है, वो 4 हफ्ते का है। लेकिन कोविशील्ड का भारत सरकार ने इसकी 2 डोज के बीच में जो अंतराल है उसको बढ़ा करके 14 से 18 हफ्ते कर दिया गया है। अब प्रश्न ये है कि ये कब तक हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये विषय अभी इमर्जेंट, अभी इसका अध्ययन चल रहा है, पर ये अमूमन 6 से 8 महीने तक हमें बीमारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या इन दोनों टीके के लगने के बाद
भी बीमारी हो सकती है? हाँ, एक टीका लगने के बाद, जिसे हम आंशिक टीकाकरण कहते हैं, उसके बाद बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि 52% तक, 52% तक यह बचाव प्रदान करता है। लेकिन जब दूसरा टीका भी लग जाता है तो उसके बाद 95% तक ये हमारा बचाव विषाणु के द्वारा किए जाने वाली बीमारी से, कोरोना से करता है। परंतु फिर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब तक सारी आबादी का टीकाकरण ना हो जाए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ना हो, तब भी दोनों डोज लगने के बावजूद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कोविड के अनुरूप जो व्यवहार करना है, शारीरिक दूरी बना करके रखनी है, मास्क लगाना है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है, इस प्रकार का व्यवहार हमें करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको टीका ना लगाया जाए? हाँ, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बुखार हो, या जिनको काफ़ी एलर्जीज हो जाती हों, या जिनको खून ना रुकने वाली बीमारियां, जिन्हें हम ब्लड डिस्क्रेजियाज कहते हैं, ऐसी बीमारियां हों, या ऐसे मनुष्य जिनको किडनी का, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ हो और उनको एंटी इम्यून दवाइयाँ दी जा रही हो, उनके जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमज़ोर करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हों, ऐसे व्यक्तियों को हमें टीका नहीं लगाना चाहिए। अब टीका किन को हम पहले लगाएं? प्राथमिकता है उम्र के आधार पर, क्योंकि जो जो उम्र बढ़ती है शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, इसलिए 60 वर्ष के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको पहले टीका लगना चाहिए। उसके बाद उम्र का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। फिर तो जिनको सहरुग्णताएं और बीमारियां हैं, शुगर हैं, ब्लड प्रेशर है, कोई हृदय के अन्य रोग हैं, दमा है, लीवर के या किडनी की बीमारियां हैं, फिर उन लोगों को प्राथमिकताएं होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होना चाहिए? हाँ, गर्भवती महिलाओं का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और दूसरी बात यह है कि उनके गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, इसलिए यहाँ 2 जिंदगियों का प्रश्न होता है, और ये महिलाएं विषाणु जनित रोग को लेकर के ज़्यादा ससेप्टिबल, इनकी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को टीका लगना चाहिए। हमारे देश में अब तक यह अनुमति नहीं मिली है, परंतु अमेरिका में लाखों ऐसी महिलाओं का टीकाकरण हुआ है और कोई ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। इसी प्रकार से ही जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करवाती हैं उनको भी ये टीका लगना चाहिए। जिस प्रकार से गर्भवती महिलाओं को अपने पड़ रहे भ्रूण का भी ये टीका बचाव करता है, ये एंटीबॉडीज जो हैं प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में चली जाती हैं, ऐसे ही जो माताएं अपने बच्चे को स्तनपान करवाती हैं उनके भी दूध के द्वारा ये एंटीबॉडीज बच्चे में चली जाती हैं और बच्चे का रोग से बचाव करती हैं। अब प्रश्न है कि इनके दुष्परिणाम क्या है इन टीकों के? इनके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं हैं। टीका लगने की जगह पर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार, जुकाम, किसी किसी को उल्टी या दस्त, सर दर्द या बदन दर्द, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। किसी किसी केस में, बहुत विरले केस में गंभीर बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और कोई हजारों लाखों में से एक व्यक्ति मर भी जाता है। लेकिन एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक हमेशा जोखिम और फायदा इनके अनुपात को देखता है, क्योंकि जोखिम बहुत कम है और फायदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये टीकाकरण करना ज़रूरी है। और जब सारी आबादी का टीकाकरण हो जाएगा तो हम एक प्रकार से इस बीमारी से बचने के बारे में आश्वस्त हो जाएंगे। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल, जो दिन प्रतिदिन लोगों में एक वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का हिस्सा हम बने, ताकि हम भी दिन दैनिक विषयों पर अपनी जानकारी को बढ़ा सकें, अपने आप को अप टू डेट रख सकें। धन्यवाद।